हेलो एवरीवन, आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे गुड्स जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं और सर्विसेज कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी। तो पहले तो ये बता दूं, ये वीडियो अगर गलती से कोई सीए स्टूडेंट देख रहा है तो उसको नहीं देखना। तो प्लीज़ सीए स्टूडेंट, आपके लिए वीडियो रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ सीए एंड सीएम स्टूडेंट्स देखेंगे ये। ठीक है जी। क्योंकि ये जो सर्विसेज और गुड्स की लिस्ट है, ये लिस्ट आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सीए एंड सीएम स्टूडेंट्स, यस, आप लोगों को लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से गुड्स और कौन कौन से सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम द टैक्स। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले तो गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स के साथ कि कौन कौन से एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं। देखो, नोटिफिकेशन है, लिस्ट दी हुई है, बहुत सारे गुड्स हैं, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। क्या करनी है? रीडिंग करनी है। एक रीडिंग करोगे और एक रीडिंग करते ही आपको जो चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्योंकि देखो, आप बार बार याद करने की कोशिश करो, नहीं होगा याद, ठीक है। बट आप रीडिंग करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहेगी कि हाँ यार, ये वाली गुड जो है वो एग्जेम्प्ट होती थी। समझ में आती है बात? तो एक बार ही रीडिंग करने से भी ऑब्वियसली नहीं होगा, 3-4 बार आपको रीडिंग करना पड़ेगा। और वो रीडिंग जब आप करते हैं तो आपको बस दिमाग में बैठानी है, वो चीज़ को अपने दिमाग में देखना है कि हाँ, ये गुड्स जो है वो कि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जेम्प्टेड गुड्स के आइटम के अंदर, तो लाइव एनिमल्स, मीट एंड एडिबल मीट ऑफल्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ह्यूमन हेयर, सीमेन एक्सेट्रा इंक्लूडिंग फ्रोजन सीमेन, लाइव ट्रीज एंड अदर प्लांट्स वगैरह हो गए, एडिबल वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स एंड नट्स, कॉफ़ी, बीन्स, रोस्टेड, ये सब चीज़ें जो रॉ होती हैं ना, वेजिटेबल्स और जो एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, वो सारी एग्जेम्प्ट होती हैं। सीरियल्स एग्जेम्प्ट हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ मिलिंग इंडस्ट्री, जैसे मिलिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब एग्जेम्प्ट हैं, जैसे कि मॉल्ट, स्टार्च, इंसुलिन, वीट, ग्लूटेन, ये सब एग्जेम्प्ट है। शुगर एग्जेम्प्ट नहीं है। ऑयल सीड्स एग्जेम्प्ट है। गम्स, रिसिन्स एंड अदर वेजिटेबल सोप्स सब एग्जेम्प्ट हैं, वेजिटेबल सैप्स। ठीक है। वेजिटेबल प्लेटिंग मटेरियल, शुगर एंड शुगर कन्फेक्शनरी, हमें इनके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। एक एक आइटम को आप देखने बैठ जाओगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। जैगरी आप समझते हैं, जैगरी होता है गुड़, वो जो गुड़ होता है वो भी एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने किया। सीरियल्स हो गया, इसके अलावा बहुत सारी और आइटम्स, बेवरेजेस, स्पिरिट एंड विनेगर। ठीक है। सारी आइटम्स नहीं, बहुत सारी आइटम्स गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दी हैं, बट सारी आइटम्स नहीं। रेजिड्यूज एंड वेस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्रीज, सॉल्ट एग्जेम्प्टेड है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड है। ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक आइटम्स एग्जेम्प्टेड हैं। फिर इसके बाद ये बिंदी, सिंदूर, अल्टा, ये सब गवर्नमेंट ने एसेंशियल आइटम्स के अंदर रखा कॉस्मेटिक्स में, जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ, प्लास्टिक बैंगल्स वगैरह एग्जेम्प्ट की हुई हैं। रॉ सिल्क, वूल, कॉटन, समझ गए? तो आपको ये आइटम सिर्फ एक रीड करनी है। ग्लास एंड ग्लासवेयर, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। ग्लास एंड ग्लासवेयर के अंदर एक आइटम है जो एग्जेम्प्ट किया है, वो है बैंगल्स। ठीक है, सॉरी, ग्लास एंड ग्लासवेयर सारे नहीं, सिर्फ बैंगल्स। ठीक है। और बैंगल्स में एक्सेप्ट दोज मेड फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स, यानी अगर कोई बैंगल्स प्रेशियस मेटल से बने हुए हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स एंड मशीनरीज के अंदर एक आइटम है हैंडलूम। ये जो वीविंग मशीनरी होती है, वीविंग मशीनरी, हैंडलूम, ये वाली जो मशीनरी है वो एग्जेम्प्ट है, बाकी कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। ये जो भी ये पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, हेडिंग लिख रहे हैं, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, सिर्फ वो पॉइंट एग्जेम्प्ट है। जैसे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एंड पार्ट्स देयरऑफ, ये तो पूरा एग्जेम्प्ट है। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंडिजिनस हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो एग्जेम्प्ट हैं, बाकी सारे एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से गुड्स हैं जो कि फ्रॉम एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स। और बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो एसेंशियल्स हैं, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। आपने देखा एग्रीकल्चर आइटम्स, खाने पीने वाली आइटम्स जनरली गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट की हुई है। नाउ ऐसा एक क्वेश्चन जो है क्या आ सकता है? मिस्टर परम, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी बीइंग अ डीलर फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग फरवरी। ठीक है। फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बेची हैं, आपको पहले तो ये पता लगानी है कि ये सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं या नहीं। नोट, टैक्सेबल सप्लाई अट्रैक्ट्स जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, मतलब इसमें जो भी टैक्सेबल है उस पर 5% टैक्स लगता है। सीजीएसटी 2.5 और एसजीएसटी 2.5, और ये कुछ आइटम्स हैं। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है और कौन कौन सी टैक्सेबल हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सेल ऑफ प्लास्टिक बैंगल्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि प्लास्टिक एंड प्लास्टिक आइटम्स में बैंगल्स जो हैं वो क्या है? एग्जेम्प्ट हैं। प्लास्टिक बैंगल्स पे टैक्स नहीं लगता है। तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट देनी है सारी आइटम्स की, और फिर यहाँ पे टैक्सेबिलिटी बतानी है। जैसे कि
जिस बच्चे ने पढ़ लिया होगा उसको ये पता होगा कि ये एग्जेम्प्टेड है, मोबाइल फ़ोन टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्टेड है, ये एग्जेम्प्टेड है, डेट्स, सॉल्ट, ऑर्गेनिक आइटम एग्जेम्प्टेड है, केमिकल फर्टिलाइजर टैक्सेबल है, ये ऐसे कोई आइटम वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो भाई जो टैक्सेबल है उसकी आप वैल्यू पर 2.5% और 2.5% CGST SGST लगा दोगे तो ये हमारा टैक्स आ जाता है। दोस्तों समझ में आता है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बट हम लोगों ने फिर भी एक इमेजिनरी क्वेश्चन बना दिया कि कुछ आइटम्स दे दी और आपको बता दिया कि आपको एग्जेम्प्ट और टैक्सेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और ये आइटम्स आपको तभी याद होंगी जब आप लोग कम से कम 3 से 4 बार रीड करोगे। याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, रीड करना। समझ में आ गया? रीड करके आइटम्स को दिमाग में बिठाना। ठीक है, हाँ, मतलब अपने अंदर से ना वो मन में आवाज आती है, हाँ यार ये तो एग्रीकल्चर आइटम है, ये तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, ये एग्रीकल्चर आइटम है, ये एग्जेम्प्ट, ये नेसेसिटी आइटम है, एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो ये ऐसी आइटम्स जब आप लोग लिखना स्टार्ट कर दोगे और आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको याद करना आसान लगेगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब जब मैं गुड्स की बात करता हूं तो गुड्स में कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है बहुत ज्यादा, बट सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं और हम लोग उन सर्विसेज को, सारी सर्विसेज को अच्छे से समझेंगे भी। So list of services, specific services which are exempt from CGST and IGST, यानी CGST एक्ट से भी एग्जेम्प्ट है और IGST एक्ट से भी एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विसेज हैं आओ देखते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017। इसको यहां पे 3 कुछ नहीं आएगा। Hereinafter referred to as the notification unless otherwise specified has been exempted various services which are wholly exempt from CGST. Each of the entries of this exemption notification has been discussed below. तो भैया आपको क्या किया, अब ये सर्विसेज तो ऐसे ना तकरीबन 90 सर्विसेज हैं। कितनी है? 90। अब 90 से ज़्यादा सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करवाना, ठीक है, मैंने क्या किया, 90 सर्विसेज की जो लिस्ट है उसकी एक हेडिंग बनाई और हेडिंग के अंदर हम लोगों ने उसको बांट दिया। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 जो गवर्नमेंट ने सर्विस एग्जेम्प्ट की है, ऐसे करके 90+ सर्विसेज हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, उनकी बना दी कैटेगरीज। क्या बना दिया? कैटेगरीज। अब कैटेगरी बना दी, हेडिंग डाल दी, हेडिंग के अंदर वो सारी एंट्री नंबर 1, 2, 3, कोई 17 होगा, कोई 36 होगा, जिनका रिलेशन उस कैटेगरी से था वो सारे एक साथ कर दिए। उससे यह याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, बट अगेन फिर से मैं बोलूंगा, इन सर्विसेज की लिस्ट को भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बारी रीडिंग देनी है, और एक बारी नहीं, सॉरी 3-4 बारी आपको रीडिंग देनी है, सो दैट आपको बस क्लैरिटी आ जाए कि हाँ यार ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। देखो, जब हम लोग कोई चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार हमें ये चीज़ क्यों करनी है। समझ में आती है बात? तो सर्विसेज कौन कौन से एग्जेम्प्ट हैं आओ देखें। सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। दोस्तों, चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। पहला, सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। 12AA ना इनकम टैक्स एक्ट का वो सेक्शन है जहां पर यह बताया जाता है कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो और आप सेक्शन में एग्जेम्पशन लेना चाहते हो, क्योंकि ट्रस्ट को एग्जेम्पशन दी जाती है इनकम्स में, अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो आपको सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। सो सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो भाई कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है तो वो भी तो सर्विसेज है किसी ना किसी के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ये भी एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई GST नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये बात क्लियर हो जाती है। मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी आपको कोई सवाल उठता होगा आपके दिमाग में। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, अगर वो कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हैं और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं तो भी इसमें आते हैं। अगर वो रिलीजियस ट्रस्ट हैं और सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हैं तब भी अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, डोनेशंस देते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये सभी चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं। समझ में आता है? तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। तो चैरिटेबल और रिलीजियस का हेडिंग बना दिया और इसके अंदर सारी एंट्री डाल दी, जैसे कि नंबर 1 आ गया, नंबर 13। अब उस लिस्ट के अंदर जो 90+ सर्विसेज हैं उसके अंदर ये नंबर 13 पे आता होगा, बट उसका रिलेशन क्योंकि चैरिटेबल एंड रिलीजियस के साथ है तो यहीं पर मेंशन कर दिया। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। जो आपने देखा होगा जब शादियां होती हैं तो शादियां पे एक पंडित जी को बुलाया जाता है, वो जो पंडित जी हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, है ना। तो रिलीजियस सेरेमनी के लिए कोई भी अगर कोई पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गई बात? रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी जरूरी नहीं शादी हो, कोई घर की इनॉग्रेशन होती है उसमें भी ऐसा होता है, इनफैक्ट एटलीस्ट डेथ हो जाती है तब भी ऐसा होता है। तो कोई भी तरह की रिलीजियस सेरेमनी हो, उस रिलीजियस सेरेमनी के अंदर
अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कोई भी तरह की सर्विसेज ये एग्जेम्प्ट होती है। हालांकि डेथ के लिए तो मैं इसमें नहीं कहूँगा, डेथ के लिए वैसे एक अलग पॉइंट है जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाले पॉइंट के अंदर। नहीं, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, अरे वो पढ़ तो चुके हैं, नेगेटिव लिस्ट याद है, फ्यूनरल और क्रिमेशन और ये सब एक्टिविटीज़ तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होती हैं, नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाती हैं, उसको सप्लाई ही नहीं माना जाता, याद आ रहा है? हाँ, ये वो वाली तो वहीं पे कवर हो जाती है। कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, ओके। रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स, प्रिसिंक्ट होता है भैया प्रॉपर्टी, प्रिसिंक्ट क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर अ जनरल पब्लिक, ओन्ड और मैनेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट of Income Tax Act 1961 or a trust or institution registered under section 1023C of the Income Tax Act or body or an authority covered under section 1023 BBA of the said Income Tax Act। अब यहां पे ये बात बोलता है, सेक्शंस को मत देखो, यहां पे ये बात बोलता है कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी जो चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट के नाम पे थी और वो प्रॉपर्टी मैंने किराए पर दी, किस पर्पस के लिए दी? जनरल पब्लिक को किराए पर दी, किस पर्पस के लिए दी? रिलीजियस काम के लिए या फिर कोई चैरिटेबल काम के लिए? रिलीजियस काम के लिए अगर मैंने कोई ट्रस्ट पे ये प्रॉपर्टी दी रिलीजियस प्लेस को, तो वो एग्जेम्प्ट है। क्या है वो? एग्जेम्प्ट है। तो रेंटिंग ऑफ अ रिलीजियस प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर अ जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के लिए ही बनाई गई थी। अब आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में आजकल मैरिज फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जी हाँ, मैरिज हॉल्स होते हैं वहां पर, है ना? तो अगर वो मैरिज हॉल्स को रेंट पे देते हैं तो वो रिलीजियस प्लेस है जो आगे पब्लिक को रेंटिंग पर दे रहे हैं, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है, बट एक उसकी लिमिट है। कितनी? आओ जरा देखते हैं। कह रहे रेंटिंग ऑफ रूम, जी हाँ, आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में आजकल रूम्स भी होते हैं। अगर हम चर्च की बात करें, रूम्स होते हैं वहाँ पे, अपने जैसे कोई दूर से आया हुआ है पर्सन, उसको रहने के लिए, ठीक है, उसको सराय बोलते हैं, सरा बोलते हैं, ठीक है। वो जो रूम्स रेंट पे दिए गए हैं, वो रेंटिंग ऑफ रूम्स का अमाउंट एग्जेम्प्ट तब होगा जब उसकी वैल्यू 1000 रुपये या फिर उससे ज्यादा होगी, सॉरी 1000 रुपये या फिर उससे कम होगी, क्योंकि ये चीज अगर टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो 1000 रुपये या उससे ज्यादा होगी, बट अगर उससे कम रहेगी तो एग्जेम्प्ट होगी। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया बीच में, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। 1000 रुपये या फिर उससे ज्यादा होने पर टैक्स लगेगा, अगर 1000 रुपये से कम है यानी 999 रुपये है तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखा है ना, हाउएवर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री बी ऑफ दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर रेंटिंग ऑफ रूम्स, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रूम चार्जेस 1000 रुपये और मोर पर डे, इस पर टैक्सेबल हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस, कम्युनिटी हॉल्स, जो कम्युनिटी हॉल्स होते हैं मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में, या कल्याण मंडपम, है ना, ये भी एक हॉल होता है साउथ इंडिया में, हम इसको कल्याण मंडपम बोलते हैं, ठीक है, मंदिर के अंदर होता है। और ओपन एरिया एंड द लाइक वेयर द चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे। कह रहा अगर आपने उस प्लेस का रेंट 10,000 रुपये या उससे ज्यादा लिया तो भैया टैक्सेबल कर देंगे। अगर मतलब 9,000 रुपये तक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10,000 रुपये होते ही हम टैक्सेबल कर देंगे। एक दिन का किराया 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक वो है, शर्त है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ शॉप्स, जी हाँ, आपने देखा होगा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के बाहर कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ और स्पेसेस होते हैं, वो आगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आगे क्या करते हैं, उसको किराए पर दे देते हैं। रेंटिंग ऑफ शॉप्स, सर रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर अ बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ, ये टैक्सेबल नहीं होगा। बट कह रहा है अगर 10,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा होगा तो हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। समझना दोस्तों, समझना। तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मेरे पास एक चैरिटेबल मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ, मैं या रिलीजियस ट्रस्ट हूँ, और मेरे पास जो है एक हॉल पड़ा हुआ है, मैंने हॉल किराए पर दे दिया किसी को एक दिन के लिए, और उसने अपना रिलीजियस एक्टिविटी करी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे केस में हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, गवर्नमेंट कहता है हम जिस चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट कर देंगे, रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर उसका किराया 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है पर डे, ठीक है। दूसरा, अगर क्या कहते हैं 10,000 रुपये भी हो गया तब भी टैक्सेबल है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, अगर वो होटल रूम कह रहा हूँ, सॉरी, ये मंदिर का, गुरुद्वारा का, मस्जिद रूम, अगर कोई ऐसा रूम है जो किराए पर दिया जाता है तो वो भी 1000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने होटल का नाम ले लिया ना बीच में, मैं आपको बता देता हूँ, होटल में भी सेम प्रोविजन है, होटल में भी सेम प्रोविजन, 1000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा,
समझ में आ गई बात। होटल के अंदर अभी हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, 1000 रुपए से कम होगा तो एग्जेम्प्ट है, ये बात हम होटल वाले में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिमिलर प्रोविजंस इसके अंदर भी हैं, रूम कोई भी हो, होटल के हो या ट्रस्ट के हो, 1000 रुपए होगा तो टैक्सेबल है। समझ में आ गई बात। तो रेंटिंग ऑफ रूम्स का हो गया, रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस का हो गया, कम्युनिटी हॉल का हो गया, फिर रेंटिंग ऑफ शॉप्स का हो गया, उसमें 10,000 रुपये महीने का है कि अगर 10,000 रुपये महीना या उससे ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अब तुम कहोगे फिर ये सर 60 नंबर कैसे आ रहा है, मैं फिर से बता दूं, मैंने कहा 90+ सर्विसेज को मैंने कैटेगरीज में बांटा है। तो कैटेगरी 1 जो है वो मैंने रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम रखा है, और उसके अंदर एंट्री नंबर 1 आ रहा है, नंबर 13 आ रहा है, उसके बाद नंबर 60 आ रहा है। समझ में आ गया उनका जो जो रिलेटेड है। नाउ 60th नंबर क्या कहता है, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अ बायलेटरल एग्रीमेंट। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, हाँ, जैसे हम उसको तीर्थ यात्रा बोलते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, दर्शन करने के लिए जगह जगह जाते हैं, ठीक है। अगर तीर्थ यात्रा करने के लिए, यात्रा करने के लिए अगर जाते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम लोग अप्रूव करते हैं स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को ये काम करने के लिए, उसको बोलते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज। क्या बोलते हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज। हम उसको ये बात बोलते हैं, ऐसे ही केस में हम उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ देयर शुड बी अ बायलेटरल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई एक्स कंपनी लिमिटेड है और एक्स कंपनी को हमने ये काम दे दिया कि भाई तू ठीक है, तू ये काम कर सकता है, रिलीजियस पिलग्रिमेज का काम कर सकता है, ठीक है। केदारनाथ या फिर किसी ने मक्का मदीना की यात्रा करनी है तो भैया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और तू प्रोवाइड करता है वो सर्विसेज तो भी हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे, उस पर कोई जीएसटी नहीं लेंगे। बट शर्त ये है कि देयर शुड बी अ बायलेटरल एग्रीमेंट रिलेटेड टू दिस। तो भैया आपका, कंपनी का और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर और स्पोर्ट्स। कहता है कि अगर आप ट्रेनिंग देते हो, कोचिंग देते हो, किस में, आर्ट्स के अंदर, अच्छा, या कोई आर्टिस्टिक ट्रेनिंग कोचिंग देते हो, या कल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग कोचिंग देते हो, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग कोचिंग देते हो, देगा कौन, बाय चैरिटेबल एक्टिविटीज, बाय चैरिटेबल एंटिटीज। चैरिटेबल एंटिटीज वही हैं जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड होंगी, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो सेक्शन 12AA वाली चैरिटेबल एंटिटीज अगर आर्ट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स देता है, कोचिंग देता है और उसके पैसे भी लेता होगा, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स को अगर वो प्रमोट करता है, और वो वैसे भी ट्रस्ट है, ज़्यादा पैसे लेगा भी नहीं, तो आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स को अगर प्रमोट करता है तो ठीक है यार, हम उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो बताओ, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बस हम लोग ध्यान रखते हैं। पहला नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 60 नंबर हो गया और 80 नंबर हो गया। समझ में आती है बात। ठीक है। अब देखो, अब हमें ना एक बात और पता होनी चाहिए, जब हम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जब हम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ एनालिसिस के लिए जगह छोड़ के, आपने देखा होगा मैंने हर पॉइंट के बाद एनालिसिस के लिए जगह छोड़ी है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने वे में एनालिसिस दूं और उसको आसान तरीके से आपको याद भी करवा दूं। तो इसीलिए मैंने एनालिसिस के लिए जगह छोड़ी है हर पॉइंट्स के अंदर, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास भी इतनी जगह है, तो बुक के अंदर ही लिखो। वो बुक के अंदर जगह इसीलिए छोड़िए कि अपने बुक में ही लिखना है। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, पहले तो आपको ये लिखना है। क्या लिखना है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। वो जगह इसीलिए छोड़ी है, आप लोगों के लिए छोड़ी है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ,
पब्लिक हेल्थ, बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा। केयर काउंसलिंग रिलेटेड टू ड्रग एडिक्ट्स, related to HIV, AIDS, related to डिसेबिलिटी। समझ गए ना उससे रिलेटेड केयर काउंसलिंग। तो भाई आप चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हो, तो चैरिटेबल एक्टिविटीज है क्या चीज? चैरिटेबल एक्टिविटीज में आता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब इसमें दो पॉइंट आते हैं, केयर काउंसलिंग करना और पब्लिक अवेयरनेस करना, वो भी पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है। मतलब पब्लिक हेल्थ में अगर मैं कह रहा हूं पब्लिक अवेयरनेस भी आती है, तो मतलब आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हो किसी चीज से रिलेटेड, है ना। वो जो पोलियो के लिए भी रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस निकालती रहती है ना, वो भी चैरिटेबल है। पोलियो वाला वो भी इसी में आता है, प्रिवेंटिव हेल्थ ही तो हो गया वो, ठीक है। वैक्सीन लगवाओ, वो सब चीज़ें, फैमिली प्लानिंग, हाँ, उसके लिए आता है कि हम दो हमारे दो, है ना। तो इसी तरीके से केयर एंड काउंसलिंग से रिलेटेड टू ड्रग एडिक्ट्स, एड्स के लिए, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों के लिए गवर्नमेंट जो है वो केयर और काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मतलब कुछ काउंसलिंग करती रहती है, डिस्कशन करती रहती है, आपको बताती रहती है। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करता है तो ये भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा, ठीक है जी। तो अगर आप बाबा रामदेव की बात करें तो बाबा रामदेव ने जो काम करते हैं, ठीक है, उनका एक पतंजलि के नाम से ट्रस्ट है, ठीक है। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, वो जो पतंजलि ट्रस्ट है वो उनकी चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए है, क्योंकि वो क्या करवाते हैं वहां पर, योगा, ठीक है। रिलीजन, अगर रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए भी है तो भी वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में आता है। अगर कोई रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए है, उसकी उसकी ग्रोथ के लिए है, उसकी स्पिरिचुअलिटी के लिए है, तो इस केस में हम लोग उसको चैरिटेबल एक्टिविटीज मानते हैं। तो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद ऑल्सो कवर्स अंडर रिलीजियस चैरिटेबल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, थर्ड, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑब्लिक स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। कोई एजुकेशनल प्रोग्राम आप रन करते हो, कोई स्किल डेवलपमेंट करते हो किसी पर्सन की, तो उसके अंदर हम लोग जो है हम उसको चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मानते हैं, ठीक है। तो मैं मेजर ये पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा हमारा आखिरी, विच इज प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट प्रिजर्व करने के लिए आप कोई भी काम एक्टिविटी करते हो, है ना, इन्वायरमेंट के लिए, मतलब आप पौधे लगाते हो, ट्रीज लगा रहे हो, है ना, वो जो ट्रीज लगा, ये जो काम कर रहे हो ना, अगर कोई ऐसी ट्रस्ट करता है तो ये चैरिटेबल एक्टिविटीज माना जाता है। समझ में आता है? तो ये सब चीज़ें चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती हैं। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन इसके अंदर आता है, स्किल डेवलपमेंट आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट आता है, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ तो हमने पहले ही कवर अप कर लिया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के अंदर कवर अप होती हैं दोस्तों। समझ में आती है बात?
नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ बीच बीच में पॉइंट्स बताता रहूंगा, जैसे मैंने आपको रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड अच्छे से समझाया और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें समझना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग इसको पहले नोट कर लें। मैं जहां जहां चीज़ों में एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, प्लीज़ उसको लिखते जाएं। यहां पर एक चीज़ मैं पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, दैट हॉस्टल, क्या लिखवाने जा रहा हूं, हॉस्टल accommodation services provided by trust to the students do not fall within the ambit of charitable activities। तो मैं यहां पर ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि भाई, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्टल एकोमोडेशन की सर्विसेज देता है तो वो जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर नहीं आता। बट हाँ, अगर वही हॉस्टल का कमरे का जो रेंट है वो 1,000 रुपये से कम का है तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, ठीक है। तो बट ये चैरिटेबल एक्टिविटीज में नहीं आता, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। इसके अलावा और क्या नोट हम लिखवा सकते हैं, क्या हम एनालिसिस रख सकते हैं? अब देखो, मैं आपको बता दूं, यहां पर भी क्लैरिफाई कर दूं, ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट रिलीजियस पिलग्रिमेज, है ना, रिलीजियस पिलग्रिमेज, अगर आप देखो यहां पे मैंने स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, ठीक है, और स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाओ नंबर 1, और यहां पे उसको भी एक्सप्लेन करते हैं स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में कौन आता है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में कौन आता है। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों दो और तरह की ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, ध्यान रखना। कुमाऊन मंडल विकास निगम लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग। एक तो ये इसके अंदर कवर हो जाता है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अब ये जो दोनों हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक सिर्फ इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बोला है। ये करवाता है कैलाश यात्रा, कैलाश मानसरोवर उसकी यात्रा करवाता है, और ये हज कमेटी करवाता है मक्का के लिए यात्रा करवाता है। जो मुस्लिम्स होते हैं वो जाते हैं मक्का के लिए, और कुमाऊन मंडल विकास निगम लिमिटेड जो है वो कैलाश। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई कर दी हैं, फ्यूचर में कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी स्पेसिफाई की जा सकती हैं, बट जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की गई है ना, इन्हीं की अभी तक बायलेटरल एग्रीमेंट है बस। इसके अलावा कोई बायलेटरल एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नहीं किया, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई बात? इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी लिखते जाओ नोट। हॉस्पिटल्स मैनेज्ड बाय
चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखो, आपको लगता होगा कि हॉस्पिटल की अगर कोई सर्विसेज है तो वो हेल्थ केयर में आती होंगी, ठीक है, तो क्या ये आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी? हॉस्पिटल्स मैनेज्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। बेटा, हॉस्पिटल्स मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज तो नहीं है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, इट्स नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी, इज नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी, ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। जो मैंने ऊपर लिखवाया वही चैरिटेबल एक्टिविटी है बस। मतलब अगर हेल्थ केयर करते हो तो वो वाला काम करते हो तो ठीक है, ठीक है, केयर काउंसलिंग वाला। हॉस्पिटल्स मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी, बट स्टिल इट इज एग्जेम्प्ट, स्टिल इट इज एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के द्वारा दी गई सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, और वो हम लोग अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे हॉस्पिटल की सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ की सर्विसेज में। तो ये चीज जो है वो एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 74 में, 74 नंबर पे ये एग्जेम्प्ट है। मैं यहां लिख देता हूं विल डिस्कस लेटर, विल डिस्कस लेटर। एग्जेम्प्ट तो है, दोनों ही केसेस में एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। दैट्स इट। तो भाई आपको यहां पे ये वाला पॉइंट बताना जरूरी था। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको, आप लोग लिख लो नोट एक और वो ये दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स आर कवर्ड, लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, स्कल्पचर पता है, मूर्ति, स्कल्पचर मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज एटसेट्रा। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। ऑफ एनी स्कूल, ऑफ एनी स्कूल, किसी स्कूल से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी ट्रेडिशन का भी हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है, और लैंग्वेज, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों कि वो किसी लैंग्वेज में है, मतलब कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, कोई भी, और एनी स्पोर्ट, और एनी ऑफ द स्पोर्ट, ठीक है, ये आपको मेजरली ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है जो आपको मैं बताना चाहता हूं? हम्म, एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट, देखो ये नोट सारे काम आने वाली बातें हैं, मैं जो भी बता रहा हूं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या होता है, एग्जाम में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैं ये नोट लिखवाता हूं, तो आप लोग भी लिखते रहना। एक नोट जो बड़ा ही बेहतरीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। एक्टिविटीज अदर देन, अदर देन
conduct of religious ceremony and renting of precincts यानी property of religious place will be taxable irrespective of manner or name in which the consideration is received. इससे फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों, कंसिडरेशन जैसे भी मर्जी मिला हो, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो एक्टिविटी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, रेंटिंग ऑफ रिलीजियस का काम नहीं है, चैरिटेबल नहीं है, तो भैया टैक्सेबल है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला हूं और आप लोगों को पता होना चाहिए। इफ डोनेशन is received with specific instructions oblique mutual understanding between donor and receiver, that religious place will host an advertisement promoting business of donor will subject to GST। यार इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं ना, ये जो पॉइंट है इस पे कोई दो राय है भाई। अगर डोनेशन मुझे मिलती है, मैं हूं चैरिटेबल ट्रस्ट और मैंने डोनेशन इसलिए रिसीव करी है कि मेरे को उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, तो गवर्नमेंट एग्जेम्पशन क्यों देगा? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे करते हैं कि डोनेशन रिसीव करते हैं और उस कंपनी का नाम उसको प्रमोट करते हैं। सर वो जो डोनेशन मिली है ना, उस पर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, वो टैक्सेबल हो जाएगा। Is that clear? However, यहां पर एक डोनेशन और भी लिख देते हैं। However, एक डोनेशन और, however, if donation is received without such instruction, क्या इंस्ट्रक्शन? कि मेरी एडवर्टीजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है, विदाउट सच इंस्ट्रक्शन in the form of supply of any good or service or both by a receiver then it shall not be subjected to GST. It shall not be subject to GST. समझ में आ गया? तो अगर मैंने डोनेशन दी बट इस डोनेशन का मेरे प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है, प्रमोशन करने के लिए मैंने डोनेशन नहीं दी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ठीक है, मैंने कोई गुड दे दिया, सर्विस दे दी, जो भी दे दिया मैंने उस और ट्रस्ट को, तो ऐसे केस में मुझे जीएसटी एग्जेम्प्ट माना जाएगा, मुझे जीएसटी टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बातें, बारीकियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको इतना बड़ा करवाया, उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो
ओवरऑल कंक्लूड कर दें, अगर हम ओवरऑल कंक्लूड कर दें तो भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो मैंने कैटेगरी 1 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको क्या करवाया, हेडिंग चैरिटेबल एंड रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज, है ना। इसमें हेडिंग क्या हो गई, सर्विसेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट ऑब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा हेडिंग था, और इस हेडिंग के अंदर अब हम लोगों ने जो है इसकी समरी बना देनी है। समरी की समरी क्या है, बताओ इसकी समरी क्या है। पहला फर्स्ट तो हो गया चैरिटेबल एक्टिविटीज, दूसरा हो गया रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स, तीसरा हो गया रिलीजियस पिलग्रिमेज। और इसके अंदर की बारीकियां आपको अच्छा याद आ रही होंगी। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा मैंने पॉइंट लिख रहा हूं और उसके अंदर की बारीकियां आपको अपने आप याद आ जानी चाहिए। फोर्थ, मेरे ख्याल से कितने 5 ही पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे ना, 4 ही थे, 1 2 3 4 ही थे। तो ये चौथा पॉइंट हो जाएगा जो हमारा फाइनल है, ये यहां पे आ जाएगा ट्रेनिंग और कोचिंग, इन आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। समझ में आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, इसके अंदर के कंटेंट आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको याद हो जाता है। ठीक है जी। नंबर टू हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट होना चाहिए, बताओ हाँ या ना। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में गवर्नमेंट ने क्या क्या एग्जेम्प्ट किया, सर्विसेज बाय लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस को बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कह रहा राइस बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, और राइस के लिए जो भी आप लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज वगैरह सब करते हो, ये सब एग्जेम्प्ट रहेगा, वेयर हाउसिंग भी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 24A, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसको बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ जाएगा जहां पर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की चीजों को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स बैम्बू, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैम्बू आ जाता है इसमें, और फॉडर लीव्स, केन्स, ठीक है, डाइज, रेजिन्स एटसेट्रा। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। कह रहा है ये भी चीजें अगर आप ऐसे काम करते हो ना, वेयर हाउसिंग करते हो इनकी, ये सब चीजें एग्जाम्प्ट है, वेयर हाउसिंग करते हो, ये कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटीज है। कोई ना कोई कॉस्मेटिक में लग रहा होगा, कोई जो है खाने के लिए बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि रेजिन्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रूट, वाइल्ड फ्रूट भी इसके अंदर कवर होते हैं, वाइल्ड फ्रूट। ठीक है, हनी इसमें आता है, हनी। इनकी वेयर हाउसिंग पे टैक्स लगा देना चाहिए, नहीं यार, इनकी वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। तो जो भी वेयर हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इनके लिए ये एग्जेम्प्ट है। इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। समझ में आ गई बात। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स। लो जी, अब उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि किस किस की वेयर हाउसिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया। पहले तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स हो गई, अब उसके अलावा सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, raw vegetable fibers such as cotton, flax, jute, etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, तेंदू लीव, कॉफी एंड टी, ये सब चीजें एग्जेम्प्ट हैं। इनको बनाना एग्जेम्प्ट की बात नहीं कर रहा है यार, इनकी स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों में वेयर हाउसिंग की बात की है।
वेयर हाउसिंग ऑफ राइस भी एग्जेम्प्ट है, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी एग्जेम्प्ट है, वेयर हाउसिंग ऑफ दीज थिंग्स भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन क्या होता है? होता है ना जो जो बैक्टीरिया भगाने के लिए उसको छिड़काव करना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन प्रोसेस। ठीक है, आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन प्रोसेस को मैं यहां पर भी आपको दिखा सकता हूं, वैसे तो आप लोग भी खोल सकते हो। फ्यूमिगेशन प्रोसेस, फ्यूमिगेशन की इमेजेस देखते हैं। ये देखो, ये देखो, तो जो बैक्टीरिया, जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसको भी फ्यूमिगेशन की जाती है। ये एक मशीनरी होती है, आपने देखा होगा, पेस्ट के लिए भी ये मशीन को यूज किया जाता है। ऐसे ही छिड़काव किया जाता है कहाँ पे? क्रॉप्स पे। उसको फ्यूमिगेशन प्रोसेस बोलते हैं। मैं लिखता हूं फ्यूमिगेशन इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, उसकी इमेजेस आ जाएंगी। ये देखो, ये ही इज डूइंग द फ्यूमिगेशन। ठीक है, ये भी फ्यूमिगेशन है, ये तो पानी दे रहा है, चलो ठीक है, और ये कर रहा है भाई, ये चीज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन प्रोसेस। समझ में आती है बात? दिस फ्यूमिगेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आज के टाइम पर अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, बैक्टीरिया लग जाता है, तो वो सब चीज़ों को बचने के लिए, उसके लिए आपको फ्यूमिगेशन प्रोसेस करना होता है। तो वो सब चीज़ें अगर कोई प्रोवाइड करता है, कोई कंपनी, इट इज़ एग्जेम्प्ट, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। एनिमल को पालना, प्लांट्स को कल्टीवेट करना एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर ही तो हो गया ये, तो ये सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई है ना। एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, कहता है हॉर्सेस को पालना, हॉर्सेस को पालना वो एग्जेम्प्ट नहीं है। एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ। एक्सेप्ट, यहां पे लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स की बात जब की ना, तो एनिमल्स के बाद में इन्होंने एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस बोला। ये पॉइंट अलग होगा, ये पॉइंट तो टोटल के लिए है पूरा। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। इसके आगे फॉर फूड, यहां पे मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूं, ये लो, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर, ये सब एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बट सिर्फ हॉर्सेस को छोड़ के, क्योंकि हॉर्सेस हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। हॉर्स रेस लगाई जाती है कि नहीं? तो हॉर्सेस को पालना, हमें हॉर्सेस से कुछ मिलता नहीं है भाई, सच बात तो ये है। बट हॉर्सेस से, अगर हॉर्सेस को हम पालते हैं, उससे लोग क्या करते हैं, उससे विनिंग गेम्स खेलते हैं, है ना, वो जो बेटिंग होती है, हॉर्स रेसेस होती हैं। तो गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये हॉर्सेस को पालना इट शुड बी टैक्सेबल, क्योंकि लोग इसके ऊपर बेटिंग गेम्स खेलते हैं। मैं अगर हॉर्स पाल रहा हूं तो मुझे इससे फायदा क्या होगा? मैं इसको रेस में दौड़ाऊंगा। बहुत करोड़ों की बेटिंग लगती है और खरबों की बेटिंग लगती है और उस पर, और बेटिंग अलाउड है हमारे देश में भी। इसीलिए रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म एनिमल्स में गवर्नमेंट ने सब एनिमल्स को बोल दिया, सिर्फ हॉर्सेस को छोड़ के। ठीक है, अब क्या काम कर सकते हो? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म एनिमल्स में क्या क्या आ सकता है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन आ सकते हैं, रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं। फिर सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म लेबर को सप्लाई करना, समझते हो? फार्म लेबर सप्लाई करना, फार्म लेबर को सप्लाई करना इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। भाई अगर आपके पास फार्मिंग लैंड है, बट आपको लेबर चाहिए जो फार्मिंग करेगा, है ना, तो उसके लिए फार्म लेबर सप्लाई किया जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही होगी एग्जेम्प्ट है। फार्म लेबर एग्जेम्प्ट है, बाकी इसकी लेबर एग्जेम्प्ट नहीं है। प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग, ये सारे प्रोसेस हैं जो प्लांट्स को कल्टीवेट करते वक्त काम आते हैं। ठीक है, और ये सारे प्लांट्स, ये सारे एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके बाद आता है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। तो ये प्रोसेसेस हो गए, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, जो मशीनरी को किराए पर देता है। कौन सी मशीनरी? एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर के काम आती है। ठीक है,
और वेकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज और वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लो, अब लोडिंग अनलोडिंग, अभी तक जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की बात हो रही थी, उन्होंने बोला लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, ये सब एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज टू एजुकेट द फार्मर्स, टू एजुकेट द फार्मर्स रिलेटेड टू अवेयरनेस ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज। कुछ नई मशीनरीज आई हैं, उन नई मशीनरीज को अवेयर कर रहे हैं हम लोग कि भैया ये भी तरह की मशीनरीज आ गई हैं, ये सब चीजें एग्जेम्प्ट है। मतलब जो ये काम कर रहा है ना, उनको कोई जीएसटी नहीं देना, ये अच्छी बात, अच्छा काम कर रहा है। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सटेंशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर कोई कंपनी, कोई कमेटी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो पूरे इंडिया के अंदर बनाई गई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, अगर वो कोई सर्विसेज देती हैं, सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट कोई सर्विसेज देता है, किसको देता है सर्विसेज? क्रॉप्स को खरीदता है और उसको बिकवाता है। आरती बोलते हैं उसको, आरती। आरती क्या काम करते हैं? आरती क्या करते हैं, आपकी फार्मिंग लैंड से क्रॉप्स को उठाएंगे, पिक करेंगे और उसके बाद फिर उसको मंडी में बेच के आएंगे, और उसके बदले में उनसे क्या लेता है वो? फार्मर से क्या लेता है? कमीशन लेता है। सो सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी ऐसा काम करती है, वैसे ये काम करती नहीं है, वो अप्रूवल दे देती है, कोई भी कर ले जाके, ठीक है। मैं जाके क्या करता हूँ, खुद जाके आरती क्या करता है, वहां से उठाता है और उसको जाके मंडी में बेचता है और बदले में क्या कमाता है? कमीशन कमाता है। तो ये सर्विसेज भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन द वेयर हाउस, वेयर हाउस में फ्यूमिगेशन भी एग्जेम्प्ट है। पहले तो क्रॉप्स की फ्यूमिगेशन की बात हो रही थी, एग्रीकल्चर की एक फ्यूमिगेशन की बात हो रही थी, वो ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर वेयर हाउसिंग में भी फ्यूमिगेशन, क्योंकि वेयर हाउस में पड़ा बहुत टाइम से पड़ा हुआ है भाई, बदबू फैल जाती है, बहुत सारी चीजें, बैक्टीरिया, गंद हो जाता है सारा, तो इसलिए वहां पर भी फ्यूमिगेशन की रेगुलर बेसिस पे जरूरत होती है, तो वहां पे फ्यूमिगेशन किया जाता है। सब एग्जेम्प्ट है, ये सब एग्जेम्प्ट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये याद करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि चीजें, कंटेंट ऐसी हैं कि आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है यार, ये चीजें एग्जेम्प्ट है, समझ में आया। नेक्स्ट इज कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क इन रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क। आप किसी के लिए जॉब वर्क का काम करते हो, सर कैसे करते हैं? मेरे को एक शुगर मिल कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया? जॉब वर्क का। कह रहा क्या जॉब वर्क का? जॉब वर्क का ये कहता है कि मैं आपसे, मेरे लिए काम करो, मैं आपसे शुगर केन का वो जो रस होगा, रस, वो मैं खरीदना चाहता हूं। सर वो शुगर केन के रस का क्या करते हैं? शुगर केन के रस का ही तो काम है मेन, वो जो उसका जूस निकलता है, उसके बाद उससे बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद ही जाके शुगर बनाया जाता है। शुगर केन से ही शुगर बनाया जाता है कि नहीं? तो जो शुगर केन है वो एक हमारा रॉ पार्ट है, वो रॉ पार्ट को एक इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस बना दिया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया। किसने बनाया? मैंने बनाया। किसके लिए बनाया? मेरे को XYZ शुगर मिल ने बोला, तो मैं उसके लिए जॉब वर्क का काम कर रहा हूं। जॉब वर्क समझते हो ना? कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया उसने मुझे बोला कि आप मेरे लिए इतना काम करो, मैं आपसे खरीद लूंगा। मैंने उनके लिए काम किया, उन्होंने मुझसे खरीद लिया। जैसे एप्पल के ज्यादातर पार्ट्स कौन बनाता है? सैमसंग बनाता है। तो सैमसंग जॉब वर्क कर रहा है एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल उसको ऑर्डर देता है, सैमसंग करता है। नहीं पता होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, पर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एप्पल के बहुत सारे पार्ट सैमसंग तैयार करता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप कोई भी कंपनी को जॉब वर्क पे काम दे सकते हो। आजकल कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को काम दे देते हैं जॉब वर्क पे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट होता है, कोई ऐसे लड़ाई झगड़े वाला बात ही नहीं। उनको भी तो बिजनेस चाहिए, पैसा कमाना है, समझ में आती बात। तो कैरिंग आउट एनी इंटरमीडिएट, तो जो भी ऐसा काम करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहा है और वो एग्रीकल्चर का ही इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो कहता है, गवर्नमेंट कहता है कि ठीक है यार, ये एग्जेम्प्ट कर दो जॉब वर्क का काम। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ अ लाइफ स्टॉक, तो भैया बच्चे पैदा करना लाइफ स्टॉक का, और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है उसकी, उससे बच्चे पैदा होते हैं, बर्थ होते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा बच्चों के बाद फिर बड़े होंगे, है ना। तो एग्स वगैरह, जैसे हेन्स हो गए, हाँ, हेन से उनको क्या चाहिए? उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंडे चाहिए, है ना। जो लोग एनिमल्स को पालते हैं उनका पर्पस होता है मिल्क, एग,
मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हमें पता है, डेयरी आइटम्स बहुत सारी तैयार होती हैं, ठीक है, हैन से हमें एग मिलते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसी आइटम्स हैं, हाँ। और ऐसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के उनसे जो है वो सारा का सारा बर्थ न्यू बॉर्न तैयार होते हैं, न्यू बॉर्न को भी फिर आगे तैयार किया जाता है, इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ में आती है बात? तो गवर्नमेंट ने कहा जो ये काम करते हैं ना वो भी एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये गलत काम नहीं है। देखो ये गलत काम नहीं है, हम उसको यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली फूड के लिए, फ्यूल के लिए, फाइबर के लिए, तो ऐसी चीजें अगर हम करते भी हैं तो क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ने कहा ये सब एग्जाम। समझ में आया? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, बट देखो मेरे ख्याल से बहुत सारे बहुत लॉजिकल पॉइंट हैं जहां जहां पे गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है, तो याद करना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। रीडिंग करनी है भाई, 5 बार 4-5 बार रीड कर लोगे ना, आई गारंटी यू कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी एनालिसिस में देखते हैं कि क्या पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखवा सकता हूँ, जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाने हैं यहाँ पर, मैं वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर ली हैं इसी थ्योरी के अंदर, बट ऑब्वियसली मैंने हर जगह पे, आपने देखा होगा मैंने पेज 2-3 पेज छोड़े हैं, और उसका पर्पस यही है कि आपको छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएं, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। जब हम वर्ड्स एक मैं बात यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब हम वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये services relating to cultivation of plants and rearing of all life form animals except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar products or agriculture produced by way of। जब इसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स की बात होती है तो यहां पे लगा लो स्टार, लगा लो नंबर 1, और इसको हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। सर अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स में क्या आता है? अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स में क्या आता है? अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स includes ब्रीडिंग ऑफ फिश, ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश पालना, फिशेस को पालना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग ऑफ फिश। इसको बोलते हैं पिस्सी कल्चर। क्या बोलते हैं? पिस्सी कल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हार्वेस्ट करना, ये सारा काम हॉर्टिकल्चर है। ब्रीडिंग ऑफ फिश, पिस्सी कल्चर। ठीक है, इसी तरीके से रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, आपको पता है सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क, इसलिए उनको पालना भी बहुत जरूरी है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, वॉर्म्स को पालो, उनसे हमें सिल्क मिलता है, और इसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, फ्लावर्स को भी मेंटेन करना, उसको कल्टीवेट करना, उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो गिने चुने, मतलब एक जैसे वर्ड्स है ना सारे, हॉर्टिकल्चर, पिस्सीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ये सारे चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। इसका मतलब है ये सब चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं। अगर ये कोई काम करता है, ये सर्विसेज देता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ये एग्जेम्प्ट है। अब देखो सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने से नहीं क्लियर होगा, है ना, यही वाली चीज़ें भी आएंगी, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको कुछ एनालिसिस दे रहा हूं। नेक्स्ट एक नोट लिखते हैं। ऑपरेशंस which do not alter the essential characteristics
ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट makes it marketable for the primary market प्राइमरी मार्केट क्या होती है? मंडी आर एग्जेम्प्ट। क्या होता है कि एक तो होता है कि कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे। क्यों की जाती है? ताकि प्राइमरी मार्केट उसको खरीद ले। सेकेंडरी तो हमारे कंज्यूमर जैसे मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट उसको कब खरीदेगी? तो इसलिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके चेंज नहीं होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होने चाहिए, बट हाँ आपने क्या किया, उनको फ्रेश अप करने के लिए आपने कुछ चीजें उनके ऊपर ऐड की, जैसे रिलायंस फ्रेश करता है। तो वो ऑपरेशंस भी गवर्नमेंट ने कहा कि एग्जेम्प्ट होते हैं, इन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है जी। तो ये जो है ऑपरेशंस जो है एग्जेम्प्ट हैं। बट अब इसमें कौन से ऐसे ऑपरेशन जो टैक्सेबल हो सकते हैं? ऑपरेशंस विच आर टैक्सेबल नंबर वन जैसे पोटैटोज को पोटैटो चिप्स बना दिया, पोटैटो चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टोमेटो को केचप में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अ सेकेंडरी आइटम। ये वो चीज है जो लोग यूज कर रहे हैं, ये वो चीज है जो एग्रीकल्चर है। ये प्राइमरी मार्केट के लिए यूज करने वाली है। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी बना देती है, प्रोडक्ट ऐसे तैयार करती है। पोटैटो चिप्स बना देना, केचप तैयार कर देना, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। समझ में आती है बात? प्रोसेसेस which makes agriculture produce marketable in the retail market, अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस करने के बाद एग्रीकल्चर आइटम के ऊपर कोई मैं ऐसी प्रोसेस करने के बाद उसको मार्केटेबल तैयार कर देता हूं, प्रोसेसेस विच मेक्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल इन द रिटेल मार्केट, इट इज टैक्सेबल। ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये बातें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। मेरे ख्याल से यहां तक आपने नोट कर लिया, समझ में भी आ गया। और देख लेते हैं कि क्या और बातें हो सकती हैं जो हमने उन्हें इसमें कवर करनी है। ओके आ जाओ जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम बताता हूं। चलो लिखते हैं। प्रोसेस्ड टी और कॉफी। कहानी ये है कि आपको प्रोसेस्ड टी और कॉफी के बारे में पता होना चाहिए। टी जो आपके घर तक पहुंचती है, दैट शुड बी टैक्सेबल। टी जो बनती है, जो लीव से आती है, एग्रीकल्चर आइटम है, वो एग्जेम्प्ट है। हमें तो यही पता चलता है, बट पता होना चाहिए कि कौन सी टी की बात हो रही है। जैसे कि एक ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी होती है, व्हाइट टी होती है, दैट आर, ये प्रोसेस टी कौन सी होती है? लाइक ब्लैक टी, ग्रीन टी बड़ी फेमस है कि नहीं हमारे देश के अंदर? सब लोग आजकल पीते हैं डाइट पर्पस के लिए। व्हाइट टी है ना, ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, ये प्रोसेस्ड टी है ना। आफ्टर कैरिंग आउट सेवरल प्रोसेसेस, इनको हम लोगों ने बनाया है, बहुत सारे प्रोसेसेस को क्रिएट करने के बाद, बहुत सारे प्रोसेसेस उसके ऊपर लगाने के बाद, जैसे ड्राइंग, रोलिंग, शेपिंग, रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन, पैकिंग एक्सेट्रा ऑन ग्रीन लीफ एंड इज प्रोसेस्ड आउटपुट ऑफ द सेम।
ठीक है, अब यहां पर हमें बस ये समझना है कि ये एग्जेम्प्ट क्या होता है इसमें। देखो, अगर मैं बोलूं ग्रीन टी लीव्स, ग्रीन टी लीव्स, सिर्फ लीव्स, दिस इज एग्जेम्प्ट आइटम, दिस इज एग्जेम्प्ट आइटम। बट अगर मैं बोलता हूं ग्रीन टी, दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, दिस इज टैक्सेबल आइटम। फर्क समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बारीकियां हैं भाई, पता होनी चाहिए, है कि नहीं? ग्रीन टी लीव्स होगा, नॉट अ टी, देन इट इज एग्जेम्प्ट। बट अगर ग्रीन टी होगा जो कि टी है, उसको वो टैक्सेबल है। समझ में आ गई बात? और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मतलब ग्रीन टी लीव्स की स्टोरेज, अनलोडिंग, लोडिंग, पैकिंग, ये सब एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गई बात? सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स, इट इज एग्जेम्प्ट। बट अगर मैं बोलूं कॉफी, अब चाहे वो ब्लैक कॉफी हो, चाहे वो जो भी कॉफी हो, कॉफी, इट इज टैक्सेबल आइटम। ये वो है जो आपको घर पे मिलती है, ठीक है, नेस्कैफे कॉफी पीते हो आप लोग, ब्रू, है ना? तो ये जो है ये टैक्सेबल है। और ऑब्वियस है दोस्तों कि अगर मैं बात कर रहा हूं उनकी स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और वो सब चीजों की, तो मैं इनकी बात कर रहा हूं जो एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्प्ट नहीं है क्योंकि ये एग्रीकल्चर आइटम नहीं है, ये प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर आइटम है। क्या है ये? प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर। समझ में आ गई बात? ग्रीन टी इज अ प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर आइटम। बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, आपके दिमाग में और क्या क्या आता है इसके बारे में। मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं, जैगरी। क्या जैगरी एग्रीकल्चर आइटम है या नहीं है? बताओ। हम शुगर केन से जैगरी में कन्वर्ट करते हैं, जैगरी इज गुड, तो शुगर केन से जैगरी में कन्वर्ट करते हैं। शुगर केन, शुगर केन इज एग्रीकल्चर आइटम, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसको प्रोसेस करने के बाद ही तो ये तो एग्जेम्प्ट है, शुगर केन तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जैगरी जो है वो तो लगता है कि तो रॉ है, वो रॉ नहीं है भाई, वो प्रोसेसिंग करने के बाद ही आया है, प्रोसेस के बिना थोड़ी ना आ सकता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर आइटम है, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर आइटम। और जो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर आइटम होती है उसको गवर्नमेंट कहती है कि ये अच्छा, ये प्राइमरी मार्केट में ये जाता है, ये तो सेकेंडरी मार्केट में जाता है, मतलब हम कंज्यूमर्स ये खाते हैं, गुड़ खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं? तो भैया ये जो है ये टैक्सेबल आइटम। क्या है ये? टैक्सेबल आइटम। इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है जी। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग यहीं पर पढ़ रहे थे, जैगरी का नाम लिया गया यहां पर, ये देखो। जब मैं यहां पे बात करता हूं सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, जैगरी, क्या स्टोरेज जो है ये एग्जेम्प्ट है? स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग सिर्फ एग्जेम्प्ट है। इसी तरीके से कॉफी एंड टी का भी स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो अगर मैं सिर्फ स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग के प्रोसेस की बात करूं तो इनका स्टोरेज वेयरहाउसिंग, ग्रीन टी का एग्जेम्प्ट है, कॉफी का एग्जेम्प्ट है, स्टोरेज वेयरहाउसिंग सिर्फ, जैगरी का भी स्टोरेज वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गई बात? और कोई प्रोसेस नहीं, और कोई प्रोसेस नहीं, ना कि पैकिंग ना कुछ। ठीक है जी। अब सिमिलरली अगर हम बात करें पल्सेस की, जिसको हम लोग दाल बोलते हैं, ठीक है, अब पल्सेस की बात करें तो पल्सेस क्या है? पल्सेस, क्या ये हमारा जो रॉ पल्स है क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जैगरी के बारे में बात कर रहे हैं। पल्सेस वो हैं जो कमर्शियली हम लोग जानते हैं, जो एक प्रोसेस के बाद आते हैं, उसको बोलते हैं डी हस्किंग। क्या प्रोसेस बोलते हैं? डी हस्किंग। तो वो डी हस्किंग प्रोसेस के बाद आता है, इसलिए अगर ऐसा प्रोसेस अभी कैरी आउट नहीं हुआ और उससे पहले का प्रोसेस, उससे पहले के आइटम की बात करें तो वो एक एग्रीकल्चर है। बट डी हस्किंग प्रोसेस करने के बाद वो एक प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर आइटम बन जाएगा। तो बच्चों अगेन पल्सेस के अंदर भी सिमिलर ट्रीटमेंट, सिमिलर सोच, क्या कि पल्सेस भी जो हम लोग दाल खाते हैं घर पर वो प्रोसेस्ड आइटम है। तो रॉ पल्सेस जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग दाल आइटम बोलते हैं, दाल बोलते हैं, दालें होती हैं ना बहुत सारी तरह की, रॉ पल्सेस जो होते हैं वो तो एग्रीकल्चर आइटम है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट होनी भी चाहिए, एग्जेम्प्ट होनी चाहिए।
बट अगर मैं बात करूं डी हस्किंग प्रोसेस करने के बाद, डी हस्किंग एक प्रोसेस है और फिर उसके बाद जाके एक प्रोसेस्ड पल्सेस हाथ में आते हैं, वो प्रोसेस्ड पल्सेस आर टैक्सेबल। समझ में आ गई बात? तो बस यहां पर आपको यह पता चलना चाहिए, प्रोसेस्ड पल्सेस होंगे तो वो टैक्सेबल हैं, रॉ पल्सेस होंगे विदाउट डी हस्किंग प्रोसेस, दिस इज एग्जेम्प्ट। दैट्स इट। तो ये वाला काम हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा ऐसा ही पैडी और राइस आप लोग जानते हैं सारे, पैडी और राइस सिमिलर है ना। पैडी और राइस के लिए भी वही है कि पैडी एक होता है वो आइटम जो राइस से पहले होता है, पैडी इज एग्जेम्प्ट आइटम। पैडी के लिए गवर्नमेंट ने कोई मना नहीं किया, पैडी का एग्रीकल्चर आइटम है, बट पैडी से राइस बनाना इट इज टैक्सेबल, है ना। राइस एक कमर्शियल आइटम है जो हम लोग खाते हैं, बट गवर्नमेंट ने उसके राइस के लिए भी स्पेसिफिकली अगर आप लोग देखो तो पहला पॉइंट राइस के लिए ही है। देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। तो राइस के लिए क्लियरली उन्होंने बोल दिया, यानी पैडी तो एग्जेम्प्ट है ही है, राइस के ऊपर भी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आप राइस के ऊपर भी जो प्रोसेसिंग करते हो, एक्टिविटीज करते हो, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर अब कुछ ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ पैडी और राइस के बारे में, बट मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। समझ में आ गई बात? तो ये सारी एग्रीकल्चर आइटम्स, जो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताना चाहता था इस क्लास में, ठीक है। तो ऐसे ही हमने अभी और भी बहुत सारी सर्विसेज करनी है। हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट होने वाला है वो है एजुकेशन सर्विसेज। कौन सा होने वाला है? एजुकेशन सर्विसेज। ऐसे हमने एजुकेशन पढ़ना है और ऐसे ही तकरीबन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। आने वाली क्लासेस में स्पीड और तेज हो जाएगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ो, इसको समझो, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको समझो, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय।